अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ और उम्मीद के खैर खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर नसरीन मंजूर चीमा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन फ्राहम की जाए। तो मेरा टॉपिक है हमल में प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं, कम होने की सूरत में क्या करना है, मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल, वजूहात, अलामात और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहले मैं बताती चलूँ कि प्लेटलेट्स हैं क्या। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इसमें 3 तरह के खुलके पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनका काम क्या है? जब हमें चोट लगती है तो जिस्म में क्लोटिंग का काम करते हैं ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। देखिए, प्रेगनेंसी में ओवरऑल खून की मिकदार बढ़ जाती है, इसीलिए आपके जिस्म में नेचुरली तौर पर प्लेटलेट्स थोड़े कम हो जाते हैं। बेसिकली पूरी बॉडी में इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको बैलेंस रहना चाहिए ताकि डिलीवरी के वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। अब बढ़ते हैं इसकी वजूहात की तरफ। आम इंसान में ये तकरीबन 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान होती है इनकी क्वांटिटी, लेकिन जब खून पतला होता है हमल के दौरान तो इसकी मिकदार 1 लाख से 1.5 लाख तक जा सकती है। इस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से जुड़े रहना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। दूसरी वजह प्रीक्लम्पिया है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। 4% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई वरासती बीमारी हो या किसी किस्म की कोई और बीमारी हो तो इस सूरत में इम्यूनिटी कम हो जाती है। बार बार जरासीम अटैक करते हैं तो भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि प्रेगनेंसी में आपका साइज ऑफ स्प्लीन बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून फिल्टर होता है। यूँ इस सूरत में भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। एक अहम और मेन वजह जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार का कम हो जाना भी है, जिससे आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुरू में ये दे दिया जाता है ताकि जिस्म में प्लेटलेट्स काउंट कम ना हो। एक और वजह, अगर आपने कोई कीमियोथेरेपी करवाई हो, कोई रेडिएशन ली हो तो भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसका प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कम हो जाती है। इसके लिए आपने कोई दवाइयाँ ली हों जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स या कोई एंटीबायोटिक यूज़ की हो तो भी प्लेटलेट्स अपनी क्वांटिटी कम हो जाती है इनकी। अब मैं बताती हूँ कि माँ और बच्चे के लिए ये कहाँ तक रिस्क फैक्टर्स है। आमतौर पर ये रिकवरेबल होता है, बच्चे में शिफ्ट नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में माँ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जैसे कि अगर माँ को एपिड्यूरल लगता है कमर में तो इसकी वजह से स्पाइन में ब्लड की क्लोटिंग का जो मसला है वो बढ़कर इसके अंदर ब्लड की एक कलेक्शन बना देता है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने का ख़तरा होता है। दूसरी तरफ अगर ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग, जैसे डिलीवरी के वक्त कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो रुकती नहीं है, पेशेंट जो है उसको ओवर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या कुछ केसेस में, सीवियर केसेस में ब्लड भी लगता है या डेथ भी हो सकती है। पेशेंट चूँकि पीपीएच में चला जाता है, रिकवर नहीं होता है। देखिए, आपके जिस्म में प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल मिकदार में ज़रूर मौजूद होना चाहिए ताकि प्रीमेच्योर डिलीवरी जो हो, इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। ये तब होता है जब बीपी बढ़ रहा हो। आमतौर पर ये चीज़ कंट्रोल कर ली जाती है, लेकिन अगर कोई विरासती बीमारी हो तो फिर ओवल के ज़रिए ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी अलामात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अलामात अगर तो ये मामूली तौर पर कम है तो कोई अलामात नज़र नहीं आती। अगर ज़्यादा कम हो तो सफ़ेद दाग या रेड धब्बे से जिस्म पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। छोटी चोट लगने की सूरत में शदीद सर दर्द होगा। अगर चोट लगती है तो मतलब उसको छोटा थोड़ा रहना चाहिए था तो वो बढ़ती जाती है, खून की मिकदार उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और खून रुकता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। आपके कान से, नाक से, मुंह से या दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये वाज़िह अलामत हैं, क्योंकि देखिए क्लोटिंग करवाने वाले प्लेटलेट्स कम हैं। यूँ जब चोट लग रही है तो खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अब देखिए, ये इतना ख़तरनाक साबित नहीं होता है, लेकिन ख़तरनाक साबित हो भी सकता है अगर इसको शुरू से ही इस पर नज़र ना रखी जाए। डॉक्टर आपको शुरू में ही कोई विटामिन्स या फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा देते हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ खाने को कहते हैं जिसे जिसम में विटामिन्स और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा जिसमें विटामिन B12 मौजूद होते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, फ़िश, कलेजी, फ्रूट्स खाने को कहा जाता है। विटामिन D बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और आयरन और इसके अलावा हमें मज़ीद विटामिन्स लेने चाहिए ताकि आपका आयरन बढ़ेगा तो खून बढ़ेगा,
خون بنے گا تو پلیٹلیٹس کی مقدار بڑھے گی۔ ان غذاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ غذائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم اوائڈ کرنے کو کہتے ہیں تاکہ آپ کو حمل میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسے کہ الکوہل ہے، کرینبیری جوسز ہیں، کچھ سپلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم شروع سے یہ خون کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو فولک ایسڈ اور اس کے ساتھ وٹامنس کے سپلیمنٹ سٹارٹ کروا دیتے ہیں تاکہ حمل میں پلیٹلیٹس کم نہ ہو اور ایک نارمل مقدار باڈی میں موجود رہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔